नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरे दिन की कार्रवाई के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और सदन के अंदर राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के अंदर अनुसूचित जाति के वर्ग 1 और वर्ग 2 के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र की तर्ज के ऊपर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने आगे कहा है कि अभी अलग अलग मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी है और निर्णय आने के बाद ही सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। और एआरआर की राय ली गई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के पहले पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है? ठीक है कि रोहतक में मैंने जो घोषणा की थी उस घोषणा में 2 बातें और सही थी। साथ में मैंने कहा था कि केंद्रीय अधिसूचना और प्रासंगिक निर्णय यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उन दोनों को मिला करके जो केंद्रीय स्तर पर जिस तर्ज पर ये क्लास ए और बी का पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा वैसा हम करेंगे। अब स्थिति ये बनी है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें एक निर्णय तो ये किया है कि पदोन्नति जो है इसमें आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन एक विषय उसमें है कि 2 निर्णय कुछ हुए हैं पहले से कोई जिसमें ये कहा कि वो ग्रुप्स के आधार पर किया जाएगा यानी क्लास के हिसाब से किया जाएगा, कैडर के हिसाब से किया जाएगा। ये 2 निर्णय अलग अलग हुए हैं। इसका निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना शेष है। एक तो है कि क्लास या ग्रुप एज ए होल उसका रिजर्वेशन जो है किया जाए कि टोटल एससी की इतनी बाकी है और वो सारी टोटल बढ़ा दी जाए सबको मिलाकर। एक है कि हर विभाग का जो कैडर है कैडर के हिसाब से जो कमी है उसको पूरा किया जाए। यह निर्णय होना अभी शेष है। इसको हमने पहले एलआर के पास भेजा कि क्या हम केंद्र सरकार के हिसाब से अधिसूचना जारी कर सकते हैं। एलआर मैडम ने कहा कि नहीं, जब तक बाकी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो तब तक इसको लागू करना कठिन है। लेकिन हमने उसमें फिर भी विचार किया कि एक बार एजी साहब से पूछ लें कि क्या इसका उतना ही नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है उसका हम करेंगे, उसका लाभ है। तो एजी साहब की रिपोर्ट जैसे ही आती है यदि वो पॉजिटिव आती है हम कर सकते हैं तो उसको 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। अगर उनका ही आता कि नहीं अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसकी डेट लग गई है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यानी उसकी जो चल रही है सुनवाई उस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, 17/8 उसकी डेट लगी हुई है अभी 5 दिन बाद। तो इसलिए 17/8/22 को सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या निर्णय देता है उसके हिसाब से उस पर आगे निर्णय करके हम नोटिफाई भी करेंगे। और ये हमारा वायदा है कि जो सेंटर में जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है उसी पद्धति से हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करेंगे। तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानसून सत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को बोलने का पूरा समय नहीं दिया गया, साथ ही जनता के मुद्दे उठाने का समय भी नहीं दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई है और भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर बढ़ता नजर आ रहा है। हमें जितना दर मांगा था ये 3 दिन कराया। ये जितने मुद्दे हैं, जितने हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिए, जितने कॉलिंग अटेंशन दिए, जितना समय मांगा उसके लिए कम से कम 15 दिन चाहिए थे। 15 दिन चलाना चाहिए था इस सेशन को, लेकिन इनकी मेजोरिटी है। कानून व्यवस्था है, हर कानून व्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हर मुद्दा है, लेकिन सर भ्रष्टाचार है। कल 1 घंटा पहले ही सेशन खत्म हो गया। बिजनेस ही नहीं है, जिसका बिजनेस नहीं होता अपोजिशन को बोलने का समय देते नहीं। सिर्फ 0 आवर भी जो है जबरदस्ती अखबार का चलो 3 मिनट में आदमी क्या कहेगा आपने लोकल समाचार। उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के पास सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत हो गई है और उसके बाद पुलिस ने मृतक के शव कब्जे में लेकर जांच के लिए भिजवा दिया। आपको बताया दुर्घटना का आरोपी अज्ञात चालक अभी भी फरार है और इसकी तलाश के लिए शाहबाद पुलिस लगातार जुटी हुई। वहीं मौके पर पहुंचते ही पुलिस कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस को फोन पर सूचना मिली थी कि गांव खानपुर के पास नेशनल हाईवे पर एक ट्रक हादसा हुआ है और वहीं ट्रक क्लीनर ने बताया है कि दिल्ली से मोहाली जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक गाड़ी ने उनकी साइड से टक्कर मार दी, तभी जाकर घटना घटित हुई है। खानपुर जट्टान मोड़ पर जिस रोड पर एक कैंटर पलट गया है और जाकर कार्रवाई करेगी।
जो मौके पे गए, वहाँ पे एक कैंटर चालक कैंटर के नीचे दबया हुआ था, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी, जिसे CHC शाहबाद में करा दिया था और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुंडरी विधानसभा के गांव कौल के अंदर 23 वर्षीय युवती की नहर में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया है। फिलहाल युवती का शव अभी तक नहीं मिल पाया। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को ढूंढने का प्रयास किया और वहीं नहर के किनारे लड़की का दुपट्टा और चप्पल मिले। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक का नाम शिवानी है और पिछले लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए धारण थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया है कि प्रोफेशनल गोताखोर प्रगट सिंह बुलाया गया है और पीछे से नहर का पानी कम करवा दिया गया ताकि जल्द से जल्द लड़की का पता लगाया जा सके और उसका शव जो है वो बरामद किया जा सके। इसमें सुबह हमें सूचना मिली थी कि भी एक लड़की ने इसमें कूद के सुसाइड कर लिया है और गांव वालों ने शिकायत ERV पे की थी 112 पे। ERV ने हमें बताया था, हम मौके पे पहुंच गए थे सुबह 7 बजे। उसके बाद फिर यहाँ काफी समय से गांव के लोगों ने भी प्रयास कर लिया और गोताखोर प्रगट सिंह को बुला लिया था। सुबह भी उसकी पूरी टीम आई थी और पूरी मुशक्कत की उन्हें और जो कि डेड बॉडी नहीं मिल पाई। खबर पलवल से आ रही है, जहां पर गुप्तचर विभाग की सूचना को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्तागंज बाजार स्थित एक दुकान की छापेमारी की और छापेमारी के दौरान टीम ने दुकान में रखे भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझों को बरामद कर लिया और मौके पर चाइनीज मांझे बेच रहे 3 लोगों को भी हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और मौके से भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला फरार हो गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुप्तागंज मोहल्ला निवासी मंगल, विजय और ओम प्रकाश के रूप में हुई है। अब की फरार महिला की पहचान लक्ष्मी के रूप में की जा चुकी है। पुलिस ने मामले की 4 नामजदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आज गुप्त सूचना मिली थी कि गुप्तागंज जो मोहल्ला है वहां पर चाइनीज मांझा काफी मात्रा में बिक्री हो रहा है, जिस पर DC साहब की तरफ से भी बैन है, जो अवैध रूप से बिक रहे हैं। जो आज CM फ्लाइंग ने टीम ने लोकल पुलिस के साथ वहां पर रेड की तो काफी मात्रा में करीब 300 से एबव चाइनीज मांझा हमें वहां से बरामद किए। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा 2 ने अलग अलग मामलों को संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी को हासिल कर लिया है और जिला पुलिस ने अलग अलग मामलों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए ठेके से लूटे गए मोटरसाइकिल और चोरी गिरोह के साथ साथ ट्यूबवेल तार चोर गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें ठेके से लूट करने के आरोप के अंदर सुखविंदर सिंह के साथ साथ सौरभजीत सिंह उर्फ लीलू के साथ सुखविंदर सिंह उर्फ जाट और राजन पावन कुमार उर्फ पारस, हरजीत सिंह, हरिओम और सुखवीर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दिनांक 25 जून को हमारे यहाँ रघुवास माणी के क्षेत्र में ठेका है, शराब का ठेका, उस पर 3 व्यक्तियों के द्वारा लूट की गई थी और हमारी टीम ने, शहीद 2 की टीम ने उस वारदात को खोलते हुए तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया है और तीनों लड़कों के नाम सुखविंदर, सुखजीत और तीसरे लड़के का नाम भी सुखविंदर है। तीनों करनाल के सिद्धपुर के और नडाना गांव के रहने वाले हैं और इनको माननीय अदालत में पेश कर दिया गया है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर कदम ताल करती हुई दिखाई दे रही हैं और इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सामाजिक संस्था राजा अजीत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा उपायुक्त को 11,000 झंडे दिए गए, तो वहीं उपायुक्त ने जिला प्रशासन की तरफ से धन्यवाद भी दिया है। पहले एक ऐसे राजा थे भारत के जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ इस इलाके के अंदर आजादी का बिगुल बजाया और 1857 के पहला जो एंग्लो सिख आजादी का विद्रोह हुआ था उसके अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेजों के कई बार दांत खट्टे किए और वो शहीद हो गए। उनकी याद में ये हमारी जो संस्था है समय समय पर बहुत ही सामाजिक कार्य करती रहती है, जैसे हमारे जिला प्रधान गौरव जी ने बताया। और जैसे ही अब सरकार, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने
घर घर तिरंगे का आह्वान किया, तो इसके अंदर भी हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ट्रस्ट की तरफ से 11,000 झंडे जिला प्रशासन को दिए गए हैं। मैं अपनी तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि त्वरित कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। और आप सबके माध्यम से अपील भी करूंगा कि आने वाली 13 से 15 तारीख तक अपने सभी घरों पे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे, दुकानों पे, सब जगह मिलकर रहें, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो सके। उधर बाटला कस्बे में महिला कॉलेज की छात्रों ने उप मंडल कार्यालय पहुंचकर एसडीएम डॉक्टर संजय कुमार की मांग पत्र दिया है और इसमें बताया गया है कि कॉलेज संचालन चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से किया जाता है, लेकिन इस बार वार्षिक परीक्षा परिणाम में छात्राओं के भविष्य के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार लड़कियों को शिक्षा और खेल के लिए नई नई सुविधाएं देने का दम भर रही है, जबकि दूसरी तरफ छात्राओं के अच्छे पेपर होने से बावजूद भी परीक्षा परिणाम में उनकी अनुत्तीर्णता दर्शाई जा रही, जो छात्राओं को भविष्य के साथ साथ काफी नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है और एक तरफा फैसले के किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि प्रधान अध्यापक ने एक दिन भी कक्षा में नहीं पढ़ाया है और फिर यूनिवर्सिटी में हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रश्नों के प्रकार से परीक्षा में भागीदारी का अवसर भी दिया गया है। जानबूझकर री दी गई है। हम 280 स्टूडेंट्स में से 260 को री दी गई है और हमने बहुत बार प्रिंसिपल सर को बहुत बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वहाँ पे मतलब आगे जा रहे हैं, वहाँ से बोल रहे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बोल रहे हैं आगे जाकर बोल सर हम क्या करें अब। कुरुक्षेत्र के अमीन गांव से स्नैक बाइट का मामला निकलकर सामने आया है, जहां सांप के काटने से एक बच्चे को सलमान, जिसकी उम्र 7 साल थी, उसकी मौत हो चुकी है और वहीं दूसरा बच्चा अरमान भी हालत गंभीर बताई जा रही। इस घटना से पूरे गांव के अंदर हड़कंप मचता हुआ नजर आया और परिजनों में शोक की लहर दौड़ चुकी है। ये कुरुक्षेत्र की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर 2 बच्चों को काटने का मामला निकलकर सामने आया है और सांप के काटने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है और इसके बाद परिजन जो है वो रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। दूसरे बच्चे की भी हालत गंभीर बताई जा रही है और ऊपर वाले से दुआ किया जा रहा है कि ये बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो और परिजन लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टरों से कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी हाल में बचा लीजिए। खबर पलवल से आ रही है, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौल के अंदर प्राकृतिक खेती में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है और इसमें 150 किसानों ने भाग लिया। आपको बताएं कि कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर बीडी पाठक ने खेती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने और कम लागत के अंदर अधिक पैदावार करने के लिए प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी कर भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो प्राकृतिक खेती का अपनाएं और आगे लोगों को बढ़ावा दें। प्राकृतिक खेती करने से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होगा और फसल का उत्पादन भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ये प्राकृतिक खेती के ऊपर किया गया है, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री के जो सपना है कि हम कम से कम खेती में खर्च करें और जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएं, उसके लिए प्राकृतिक खेती एक संसाधन है जिसके द्वारा हम जीवाणुओं की संख्या खेत में बढ़ाएंगे और उससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के ऊपर डॉक्टर हरिओम द्वारा और कृषि विभाग द्वारा मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें पिछले दिनों सीएम साहब ने भी कुरुक्षेत्र में मीटिंग ली थी सारे स्टाफ की। उसी के तहत पहले किसानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारे फील्ड स्टाफ को भी प्राकृतिक खेती पर ट्रेनिंग दी जा रही है।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में एक टूटे नाले में गौवंश गिर गया और स्थानीय लोगों ने सुबह 6:30 बजे के वक्त गौ सेवकों के पास फोन कर हादसे की जानकारी दी। इसके बाद गौ सेवक अपने दल बल के साथ वहां पर पहुंचते हुए नजर आए और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुला ली गई। इसके बाद करीब 2-2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने, गौ सेवकों ने मिलकर फायर ब्रिगेड की टीम ने गौवंश के टूटे हुए नाले से उसको बाहर निकाला है, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। टूटे हुए नाले के पास बहुत सारा कूड़ा कचरा भी जमा हो गया है और इसको साफ नहीं किया गया था। साथ ही साथ टूटे हुए नाले की मरम्मत या फिर से नाले को बनवाने के लिए प्रयास किया गया और लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी को इसके बारे में अवगत करवा दिया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। ये सुबह 6:30 बजे हमारे पास कॉल आई थी और कुछ जो यहाँ पर स्थानीय निवासी थे वो भी हमारे कार्यालय पर ही आ गए थे सुबह 6:30 बजे। तो हम उनके साथ आए और हमने यहाँ पर आकर देखा नाले में एक गौ माता है जो कि नाले में बिल्कुल बुरी तरह से फंसी हुई थी, क्योंकि इस नाले में कचरा इतना ज़्यादा हुआ पड़ा है और पूरा नाला साइड से टूटा भी हुआ है, कई जगहों से ऊपर से कोई ढका नहीं हुआ। यहाँ आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा होता रहता है। तो हमने आकर देखा ये गौ माता बिल्कुल नाले में बुरी तरह फंसी हुई थी पन्नियों के बीच में। हमने रस्से से उसे बांधकर बड़ी मुश्किलों से पहले जहाँ पर नाला टूटा हुआ है वहाँ पर लेकर आए। फिर टीम के साथी कुछ कम थे, करीब हम 5-6 लोग ही आए थे पहले, तो बात नहीं बन पाई। हमने अपनी और टीम इकट्ठी करी, करीब हम 1 दर्जन टीम के जो साथी थे वो हो गए थे। खबर पलवल से आ रही है, जहां पर एटीएम कार्ड बदलकर खाते से रुपए निकालने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 91 एटीएम कार्ड और एक स्वाइप मशीन को भी बरामद किया। पकड़े गए आरोपी हरियाणा, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और जांच प्रभारी विश्व गौरव ने मामले की जांच करते हुए बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश अनुसार उनकी टीम पलवल बस स्टैंड पर गश्त पर निकली थी और तभी उसने मुखबिर की सूचना पर इन धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार किया है और उनकी धरपकड़ के लिए टीम का गठन भी किया गया था। 13/7/22 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें क्या हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिससे 3 लड़कों ने एटीएम बदलकर 80,000 रुपए निकाल लिए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और ऐसी वारदातें काफी हो रही थी, जिसके लिए एसपी साहब ने निर्देश दिए कि इन पर अंकुश लगाया जाए। उसमें हमने कार्य करते हुए मुखबरों से संपर्क किए, जिसमें एक मुखबर ने हमें सूचना दी कि टिटवाड़ी चौक पर 3 लड़के सलीम, अब्बास, राशिद वैगनार गाड़ी में बैठे हैं। 10,000 मंथली बुला ये पलवल की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट से आगे की जांच पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है कि आखिर कहां ये एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने की घटना को अंजाम दिया करते थे। उधर भिवानी की बेटी जैस्मीन ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है और साथ ही बेटियों का मान भी बढ़ा दिया है। जीत के जश्न मनाते हुए परिजन और खेल प्रेमियों ने जैस्मीन को खुली जीप में विजय जुलूस भी निकाला है और साथ ही साथ जगह जैस्मीन का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और उनको सम्मान दिया गया। आपको बताएं कि जैस्मीन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के मुक्केबाज को हराकर कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया है और वहीं पर अपने भविष्य की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए जैस्मीन ने बताया है कि अब वो आने वाले एशिया खेल और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में जुट जाएंगी। खुशी बहुत ज़्यादा है कि बच्ची ने पहले मुकाबले में पहले ही अच्छे कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिया है इंडिया को, और जो कुछ भी कमियां रही हैं, जो हम स्वर्ण पदक नहीं जीत सके, उसके लिए अभी आगे जबरदस्त तैयारी करेंगे और बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है और अभी 2024 में
डेफिनेटली गोल्ड मेडल जैस्मिन का ही होगा। देखो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया उपलब्धि हो नहीं सकती। भिवानी लगातार 25-30 साल से लगातार रिजल्ट दे रही है। तब सरकार को चाहिए यहाँ खेल यूनिवर्सिटी खोली जाए ताकि और खिलाड़ी पैदा हो। 2 ओलंपिक आएगा आगे और एशियन गेम आएंगे, उनमें अच्छे पदक और आज के हरियाणा नाम रोशन हो सके। मैं मानता हूँ कि अगर कोई खान है खेल की हर एक फैकल्टी की, खाली बॉक्सिंग की नहीं, हर एक फैकल्टी खान भिवानी है, दादरी है, इसके मध्य में खेल यूनिवर्सिटी खुलेगी तो और अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। उधर चरखी दादरी के जिले बाड़ला ब्लॉक के अंदर दर्जनों गांवों के पंचायत खातों में फर्जी हस्ताक्षर कर 99 लाख रुपए का गबन करने का मामला निकलकर सामने आया और चरखी दादरी पुलिस ने आरोपी ग्राम सचिव को कालनूर से गिरफ्तार कर दादरी न्यायालय में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर ले लिया। बाड़ला के उप पुलिस अधीक्षक देशराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया है कि बाड़ला खंड बीडीपीओ ने 1 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि ग्राम सचिव ने फर्जी हस्ताक्षर कर 14 ग्राम पंचायतों के खाते से 99 लाख रुपए का गबन कर लिया है और इस पर मामला दर्ज करवाया गया। लेकिन मामले के ग्राम सचिव हाजिर नहीं हुआ है और मामले में गंभीरता की कार्रवाई करते हुए चरखी दादरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई करती पुलिस नजर आ रही है। बाईस को बीडीपीओ बाड़रा युद्धवीर सिंह की शिकायत पर थाना बाड़रा में मुकदमा नंबर 55 अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 471 दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि ग्राम सचिव मुकेश द्वारा फर्जी चेकों पे अपने फर्जी साइन करके बीडीपीओ के और नकली ग्राम प्रस्ताव तैयार करके पैसे खातों में से पंचायत के खातों से पैसे निकलवाए गए थे, जिस पर एसआईटी का गठन किया गया, तफ्तीश अमल में लाई गई, रिकॉर्ड हासिल किया गया। खबर करनाल से आ रही है जहां पर रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हुई भी नजर आएंगी और भाई अपनी बहनों को हर तरह से सुरक्षा करने का संकल्प लेते हुए नजर आएंगे। भाई और बहन के बीच श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का ये पावन अंगूठा त्योहार मनाया जाएगा और हरियाणा में रक्षा बंधन के मौके पर मुफ्त में बस सेवा जो है वो हरियाणा सरकार देती हुई नजर आ रही, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस पर रोक पहले लगा दी गई थी और राज्य सरकार ने इस पर फिर से बहाल कर दिया गया। ये सुविधा 10 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर 11 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलती रहेगी और इस बार महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर 2 दिन की फ्री बस सेवा और 15 साल तक के बच्चे फ्री सेवा का आनंद और लाभ भी ले सकते हैं। सर, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो रक्षाबंधन के अवसर पर जो फ्री बस सेवा दी है वो बहुत ही अच्छा है। लगातार कई वर्षों से चला रहा है। 2 दिन के लिए फ्री सेवाएं दी गई हैं और ये हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार की तरफ से बहनों को एक फ्री तोहफा दिया गया है, फ्री बस सेवा। इसमें जो बहनें हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो अपने भाइयों तक नहीं पहुंच सकती हैं, वो इस सर्विस का फ़ायदा उठाती हैं और अपने साथ अपने छोटे बच्चों को 12 से 15 साल तक के बच्चों को वो लेकर जा सकती हैं। और ये बस सुविधा आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी, जो कंटिन्यूसली आज तक चलती आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये मुहिम चलाई है, ये हमारे सभी महिलाएं हैं वो फ्री सेवा रक्षाबंधन के दिन इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। और अधिकतर ये जो गरीब महिलाएं होती हैं जो अपने भाई के पास रक्षाबंधन के दिन नहीं जा सकती हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है और ये अपने 12 से 15 साल के बच्चों को भी साथ में लेके जा सकती हैं। इस दिन ये इस प्रकार से भी पवित्रता का प्रतीक है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हर साल की तरह इस साल भी फ्री बस सर्विस दी है, इसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। ये उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अपना किराया नहीं भर सकते, यहाँ दूर के स्थानों पे होते हैं और वो जा नहीं सकते, तो इन बस सर्विस से वो उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पिछले साल की भांति या हर वर्ष की भांति इस बार भी हरियाणा सरकार ने महिला और एक बच्चे को 10 तारीख 12 बजे से और 11 तारीख रात्रि के 12 बजे तक फ्री सेवा
है, यात्रा की भी फैसिलिटी मुहैया करवाई है। और सबसे निवेदन है कि सभी बहनों से निवेदन है कि इस फैसिलिटी का वो लुत्फ उठाए। वो न कि मतलब हरियाणा में, इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ भी तक भी यात्रा कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।